नमस्कार। इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान अश्विनी उपाध्याय जी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और 8 अगस्त 2021 को अश्विनी उपाध्याय ने अंग्रेजों का कानून भारत छोड़ो की शुरुआत की। आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हुई, जिसमें से ज्यादातर हिंदू सनातनी थे, क्योंकि नारे से स्पष्ट हो रहा था कि हिंदू जो मन है वो सिविल लॉ को लेकर एक मांग कर रहा है और वो उम्मीद अश्विनी उपाध्याय जी से उनकी है। आज बहुत सारे प्रश्न भी अश्विनी उपाध्याय जी के लिए आए हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लगातार प्रश्न जो है कर लें, इनको कहीं जाना भी है बहुत सारे चैनल पर। अश्विनी भाई, सबसे पहले आपको तो मैं बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो लॉ को लेकर है, और लॉ को लेकर मुझे आंदोलन नहीं आज तक दिखता। भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, पता नहीं क्या क्या नाटक के लिए चलते हैं, पर लॉ के लिए मुझे इतना बड़ा आंदोलन कहीं दिखा नहीं। तो ये तो आपकी एक सफलता है कि आज आपने इसकी शुरुआत की। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आज ये कहूंगा कि आज आपने जो एक मोटिव लिया था वो आपको कितना फुलफिल दिख रहा है कि होगा। संदीप भाई, आप भी आज थे जंतर मंतर पे, आपने देखा है। मैं पहले तो सबको धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे एक भी ऐसा भारत का राज्य नहीं मिला जो जंतर मंतर पे आज हमको नहीं वहां पे आया हुआ था। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली तो था ही था, हरियाणा था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर उधर से आंध्रा, तेलंगाना, चेन्नई के लोग आए हुए थे, केरल से लोग आए हुए थे, कर्नाटक, और इधर अपना बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, मतलब मैं तो देख रहा हूं मिजोरम के मुझे 2-3 लोग मिले, वो मिजोरम से आए हुए थे। इसका मतलब लोगों में एक जागृति तो आई है कि इस देश की समस्याओं का मूल कारण घटिया कानून है। और जब हम कहते हैं, देखिए भारत में कोई लाठी से तो राज चलेगा नहीं, राज चलेगा कानून से। और जिस चीज से शासन चलना है अगर वही घटिया है तो फिर तो शासन भी घटिया हो गया। अगर कानून से हमारा देश चलता है, कानून अंग्रेजों का है, तो फिर तो अंग्रेजों का शासन हुआ। कानून से हमारा देश चलता है, कानून घटिया हुआ, घटिया है, तो फिर शासन भी घटिया ही होगा। जैसा कहते नहीं, पहले कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी। अब राजा प्रजा का चक्कर नहीं है, अब तो कानून का शासन है। तो जैसा कानून होगा वैसे ही प्रजा, अगर कानून अच्छा होगा प्रजा खुश होगी, कानून घटिया होगा प्रजा परेशान होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने शुरू किया है इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। और एक समय तो, जहां तक हो सकता है मेरा अंदाजा गलत भी होगा, लेकिन मैंने दूर तक जितना देखा, जिस तरीके से जंतर मंतर से कनॉट प्लेस का सर्किल पूरा फुल हो चुका था, मुझे लगता है कम से कम 40 से 50 हजार की भीड़ थी उस समय। एक टाइम ऐसा आया था जब उसके बाद पुलिस ने फिर क्या किया कि लोगों को आने से रोक दिया। ये बड़ी दुख की बात है कि जहां देश विरोधी आंदोलन होता है वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहां देश हित के आंदोलन हुआ वहां पुलिस ने वो सहयोग नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। मैं खुद इसका गवाह हूं, क्योंकि मुझे 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा, और पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेडिंग की थी, जिस तरह से रोक रहे थे, और एक समय जब हिंदुओं का गुस्सा उनके बैरिकेडिंग को उखाड़ने के लिए था कि तुम लोग शाहीन बाग पे तो चुप रहते हो, किसान के आंदोलन पे तुम सब नाटक करते हो, और आज जब हम भारत माता की जय कर रहे हैं तो रोक रहे हो, ये दिल्ली पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। तो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी आया कि हम आपको ले चलते हैं, और वो फिर हम लोगों को आंदोलन स्थल तक ले गया। ये मैं ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं वहां था। मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने किया बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, और ये आप ठीक कह रहे हो, मैं खुद मिला हूं तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, जो पंजाब का लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है, वहां कानून बदलने को लेकर आंदोलन, लेकिन इसको चैनलाइज करने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ समय बाद ही पुलिस ने पूरे आंदोलन को एक तरह से तितर बितर कर दिया, अगर मैं कहूं इस बात को पत्रकारिता के लहजे में। तो इसको चैनलाइज कैसे करेंगे? आज 40-50 हजार लोगों, अब आप अश्विनी उपाध्याय नहीं रहे, 40-50 हजार लोगों की संभावनाएं आपके साथ जुड़ी है, वो मैंने वहां देखा, महसूस किया है। और जब पुलिस, उनके सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए वहां पे, तो बड़ी संख्या में लोग हताश, महिलाएं रो रही थी। तो 40-50 हजार लोगों को आप चैनलाइज कैसे करोगे? निश्चित रूप से जितना हमें सहयोग मिलना चाहिए था संदीप भाई,
मुझे नहीं पता कि पुलिस ने ऐसा काम क्यों किया। और बीच में तो माइक का तार उन्होंने काट दिया। मेरा भाषण चल रहा था, मेरे लाइव भाषण में 12 बजे के आसपास उन्होंने मेरा तार काट दिया, जबकि मैं तो केवल घटिया कानूनों की बात बता रहा था। मैं तो 1860 का आईपीसी क्यों बना है, 1861 का पुलिस एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, 1863 के जो धर्मस्थल नियंत्रण कानून है उसमें क्या क्या कमियां है, 1872 के एविडेंस एक्ट में क्या क्या कमियां है। मैं तो वो बातें बता रहा था जिसकी वजह से निर्दोष यहाँ जेल में सड़ता है और दोषी बेल पे रहता है। मैं तो कानूनों की उन कमियों को बता रहा था जनरली मैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बताता हूं कि क्यों ये कानून घटिया है। इन कानूनों, ये घटिया कानून कितने घटिया हैं इसका नतीजा आप देख लो कि 1,76,000 करोड़ की 2G घोटाले में भी किसी को कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले में किसी को कुछ नहीं हुआ, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को कुछ नहीं हुआ। जबकि अफ्रीका में गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको 7 साल की सजा हो गई। तो मैं उन कानून की कमियां बता रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया, किसने किया, पुलिस ने किया या कोई और आके किया। लेकिन लाइव में बीच में एक बार तार भी काट दिया गया, तो ये दिक्कत तो आई है। लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि है कि जो हमें प्यार मिला है आज पूरे देश भर के लोगों का, हमने उनसे आज वादा किया है, अब आपको मैं दिल्ली नहीं जल्दी बुलाऊंगा, अब पहले मैं आपके शहर में आऊंगा। क्योंकि 50,000 लोगों के बीच में केवल अपनी बात तो मैं रख सकता हूं, लेकिन उनकी बात क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी उनकी क्या क्या राय है, उसको ले पाना बहुत मुश्किल है संदीप भाई। इसलिए हमने तय किया है अगले 6 महीने के अंदर 100 शहर हमने टारगेट किए हैं कि 100 शहरों में जाएंगे। और अभी मैं आपके चैनल पे लाइव कह रहा हूं, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप अभी से अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बारात घर या कोई पार्क या कोई ऑडिटोरियम, जो अच्छा स्थान हो जहां पे ठीक ठाक लोग 500 1000 लोग आ जाएं, ऐसा आप वहां पे बुक कर लीजिए। आप कार्यक्रम रखिए, अपने आसपास के क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को बुलाइए, वकील बुलाइए, जज बुलाइए, डॉक्टर, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाइए, आम आम जनता को जोड़िए। आप हजार हजार आदमियों का कार्यक्रम आप रखिए, मैं आऊंगा। अब 100 लोग, अगर हमारे 100 कार्यक्रम हो गए अगले 6 महीने में हजार हजार लोगों के, तो मुझे लगता है फिर इस पूरे मिशन को, क्योंकि आज जो है वो कन्वे वन वे हुआ है, आज सवाल जवाब नहीं हो पाया। मैं लोगों का सवालों का जवाब देना चाहता हूं, और सवाल जवाब तभी हो सकता है जब हजार की संख्या हो, 1000 1500 2000 की संख्या हो, जहां पे आराम से आप 1 2 घंटे अपनी बात रखो और 2 3 घंटे आराम से लोगों के सवाल जवाब कर लो। तो मैं अब खुद जा रहा हूं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा फिर से दिल्ली बुलाऊंगा अप्रैल मई के महीने में। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि सरकार ने आज भी देखा होगा कि जंतर मंतर का नजारा, एजेंसीज बताएंगी किस तरीके से देश के लोग बदलाव चाहते हैं, किस तरीके से देश के लोग परेशान हैं, किस तरीके से लोग घटिया कानूनों की वजह से थाने से परेशान है, तहसील से परेशान है, जिले से परेशान है, हाई कोर्ट में तारीख से परेशान है। उनकी तारीफ आज व्यक्त हो चुकी है। मैंने देखा काफी जो लोग आए थे दिल्ली में, बुराड़ी से उनके बसों को घुमा रही थी पुलिस, उनको उतरने नहीं दे रही थी। मैं विटनेस हूं इसका। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने परमिशन तो ली थी वहां उसके आंदोलन की, फिर दिल्ली पुलिस इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी? शाहीन बाग इसी दिल्ली में हमने देखे। भाई मेरठ की 4 बसें आप जरा समझ लीजिए, मेरठ की जितना अभी तक मेरे पास मैसेज आ चुका है, मेरठ की 4 बसें उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया, वापस कर दिया। बुलंदशहर की 2 बस को वापस कर दिया। अलीगढ़ से एक बस आई थी वो वापस हो गई। ग्रेटर नोएडा की एक बस वापस हो गई। तो अगर सरकार को अगर पुलिस को लगता था कि भाई इतनी आ रही है तो कम से कम एक बार आने देते। बगल में एक सड़क और भी थी, आपने देखा होगा, वो दोनों सड़क पूरा खोल देते, सब लोग आके बैठते, सब लोग आके बातें करते। आपके विजुअल पे आपने देखा है किस तरीके से लोग अंग्रेजी कानूनों को फाड़ फाड़ के फेंक रहे। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग नहीं चाहते। हम 75 साल हो गए, हम गुलामी के कानून क्यों झेलें? जो कानून वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए बनाए गए थे, जो भगत सिंह सुखदेव को फांसी देने के लिए बनाए गए थे, जो लाजपत राय और तिलक साहब को लाठियों से पीटने के लिए बनाए गए थे, वो कानून हम क्यों झेल रहे हैं? हम क्या इतने अक्षम हैं कि हम अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने वर्तमान स्थितियों के अनुसार कानून बना सके? हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना दिया। सरकार, सांसद भी चाहे तो दुनिया के सबसे अच्छा कानून बना सकते हैं। इसलिए मैं सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं
कि आप लोग एक बार जरा बाहर का देखिए तो फ्रांस में क्या क्या कानून चल रहा है, चाइना में क्या कानून चल रहा है, सिंगापुर में क्या कानून चल रहा है। और हमारे जैसे आपको बहुत सारे अश्विनी उपाध्याय मिल जाएंगे जो आपको बाहर के कानूनों को उठा के दे देंगे। मैंने एग्जामिन किया है, मैं दे दूंगा। मेरे पास 100 से ज्यादा मेरी पीआईएल है, वो मैं पीआईएल की मैंने पीआईएल जो फाइल करता हूँ खुद ही मैं रिसर्च करता हूँ पूरी दुनिया का, वो उस रिसर्च को उठा के मैं सरकार को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये कहना है कि सरकार जरूरत आ गई है, विदेशी कानून खत्म हो, स्वदेशी कानून लागू हो, बहुविधान खत्म हो और संविधान लागू हो। जैसे मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, संविधान का मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। अगर मौखिक तलाक हो सकता है तो मौखिक तलाक की छूट सबको मिलनी चाहिए। अगर 4 शादी हो सकती है तो 4 शादी की छूट सबको मिलनी चाहिए। जो कुछ नियम हो, अगर 2 बच्चे का नियम है तो 2 बच्चे का नियम सब पे लागू हो। और अश्विनी भाई, मैं जी, कुछ आपसे क्वेश्चन भी लूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पाठक टेलीग्राम और इन सब पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं, कई चीजों को कंफ्यूजन को लेकर। क्योंकि दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं स्वयं एक रिपोर्टर रहा हूं नई दुनिया में, अन्ना आंदोलन में, और अन्ना आंदोलन के पहले दिन इतनी भीड़ नहीं थी, ये मैं आपको जी, गारंटी देता हूं। जो लोग भी हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं एज ए रिपोर्टर नई दुनिया का वहां था, और आज एज ए एडिटर इंडिया स्पीक्स दिल्ली का आज भी वहां था। और आज झमझम बारिश हो रही थी, झमझम बारिश हो रही थी। लोग अपनी गाड़ियों में खाना लाए थे जो लोगों को खिला रहे थे, पानी लाए थे जो लोगों को पानी दे रहे थे। अन्ना आंदोलन में एक ऑर्गेनाइज्ड वे था, लग रहा था कि एक एनजीओ जो है काम कर रहा है, चंदा ले रहा है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया गया, जिसके कारण ये आंदोलन को, जो हम लोग सोच कर आए थे कि हम एक लंबे समय रहेंगे, 2 दिन 5 दिन रहेंगे, लोग कपड़ा लेकर आए थे, वो नहीं रह पाए। तो ये ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया गया? ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं हो पाया कि हम लोग पहले 5 दिन के लिए करने वाले थे, लेकिन बाद में पुलिस ने पूरी तरीके से बोल दिया कि हम आपको 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकने देंगे। अब मुझे मुझे ठीक नहीं लगा कि इस कोविड के टाइम में पुलिस से टकराव लिया जाए, इस कोविड के टाइम में प्रशासन से कोई वो दिया जाए। हम तो चूंकि हम लोग कानून को मानने वाले हैं, तो फिर कानून से पुलिस प्रशासन से टकराने का कोई मतलब नहीं था। फिर हमने तय किया कि भाई 1 दिन करेंगे, और 1 दिन करेंगे। चूंकि 5 दिन का कार्यक्रम 1 दिन में किया, और उन्होंने जो हमें जगह बताई थी जंतर मंतर, वो हमारी जगह चेंज कर दिया। आपने देखा होगा हमें जंतर मंतर से थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो हाँ, वो चीजें हमारी, दिया गया, जंतर मंतर नहीं दिया गया। ये भी लोग समझ लें कि जंतर मंतर का जगह नहीं दिया गया। फिर हमें जंतर मंतर से आगे शिफ्ट किया। बहुत सारे लोग जंतर मंतर पहुंचे, चूंकि हमारी पूरी तैयारी जंतर मंतर की थी। एकाएक वेन्यू बदल दिया गया, वेन्यू बदला गया। फिर वहां से मंच को ले जाके वहां रखना, वहां लाउड स्पीकर को ले जाके पहुंचाना, ये सब बहुत मुश्किल हो गया। लाउड स्पीकर उन्होंने हमें लगाने नहीं दिए कि आवाज हमारी पीछे तक पहुंच सके। छोटा सा एक लाउड स्पीकर लगाने दिया गया, जिससे मुश्किल से मुझे लगता है कि केवल आधी आधी पब्लिक, जितना आधे लोग थे वहीं तक आवाज पहुंच पा रही होगी। जो जनसैलाब आया था बिल्कुल पीछे लोग थे, शायद हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहे होंगे। उसके लिए मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। और जो भी आपको परेशानी हुई है यहाँ पे आज, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की वजह से या जिसकी वजह से जो भी दिक्कतें आई है, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको तकलीफ हुई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा पीआईएल करने के बाद मुझे समझ में आया कि सड़क पे आना पड़ेगा। पीआईएल से बात बन नहीं रही है। मैंने एनआरसी लागू करने के लिए 2017 में पीआईएल फाइल किया था। 4 साल बीत गए, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। जनसंख्या नियंत्रण हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, धर्मांतरण हमारी सुप्रीम कोर्ट में, समान शिक्षा सुप्रीम कोर्ट, समान नागरिक संहिता, सारे मैटर, हम किसी नए मैटर के लिए संदीप भाई नहीं जा रहे, ये सारे मैटर में कोर्ट पहुंचा चुका हूं। 25 से ज्यादा मेरी पीआईएल इलेक्शन रिफॉर्म पे है। मैंने 1860 की आईपीसी को चैलेंज किया हुआ है, 1863 के जो रिलीजियस इंडाउमेंट, जो मंदिरों पे कंट्रोल करने वाला कानून, उसको चैलेंज किया हुआ। तो सारे विषय में चैलेंज कर चुका हूं। लेकिन मुझे लगा अगर मैं ऐसे के कानून सरकार चाहे तो इन कानूनों को 6 महीने में बदल दे। हमें इन कानूनों को चैलेंज करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक पीआईएल बनाने में कम से कम 10 दिन लगता है, पूरा हमारा टाइम उसमें लगता है। तो इसलिए हमने सबको बुलाया, और मैं और आप सबसे वादा करता हूं, एक बार अब आप अपने शहर में आप हमें बुलाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक बार हमें बुलाइए। एक बार हम पूरे देश में घूम लेंगे। मुझे लगता है कि जो जन क्रांति आएगी 6 महीने के बाद, वो पूरी तरीके से इतनी तेज होगी कि फटाफट अंग्रेजी कानून बदलेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है।
बहुविधान खत्म होगा, संविधान लागू होगा, और विदेशी कानून खत्म होगा, स्वदेशी कानून लागू होगा। मैं इस बात में आपसे एग्री हूं कि चीजों को जो है हम ये आंदोलन एक तरह से स्वतः स्फूर्त, और ज्यादातर काफी सारे लोग जो कह रहे हैं कि एक कोर कमेटी बनाएं, इसका संज्ञान लें। देखिए बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि स्वतः उस स्फूर्त आंदोलन में भी अगर 40-50 हजार लोग आए हैं तो ये बड़ी बात है। एक, मैं स्वयं एज ए रिपोर्टर उपलब्ध रहा हूं अन्ना मूवमेंट में, पहले दिन इतनी भीड़ नहीं थी अन्ना मूवमेंट में। दूसरी ठीक बात बात। कि मैं आज भी एज ए जर्नलिस्ट वहां उपस्थित था, बड़ी संख्या में लोग थे वहां। तीसरी बात बता रहा हूं कि एक कानून को लेकर जिसको हम लोग नहीं समझता, उसको लेकर बिल्कुल गांव की महिलाएं आई हुई थी जो अपना खाना बांध कर आई हुई थी। आप ये समझिए हरियाणा से थी वो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, एकाएक नहीं होता कोई चीज। अब इससे एक चीजें समझ गए में आ गई है कि अश्विनी उपाध्याय जी को इसके लिए कोर कमेटी बनाना होगा और इसको लेकर चैनलाइज करना होगा, ताकि इस मूवमेंट को बड़े मतलब लंबे अभियान तक ले जा सके। नहीं तो 1942 के आंदोलन को गांधी जी को गिरफ्तार किया और वो आंदोलन बिखर हो गया, नष्ट हो गया। तो वही स्थिति आज भी दिल्ली पुलिस ने किया। पुलिस किसी के अंदर है, क्या अंदर है वो अलग बात है, पुलिस पुलिस ही है। तो लेकिन मैं कहूंगा ये बिखरा नहीं, ये पहली बार एक संगठित जनाक्रोश था। और सबसे ज्यादा बात कि ज्यादातर सनातन और हिंदू की बात, सिविल लॉ की बात कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है यदि लोग इसको सकारात्मक रूप से लें। अश्विनी भाई, एक सवाल बार बार वहां पूछा जा रहा था और यहाँ भी लोग पूछ रहे हैं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नहीं दिखे, क्या उनको सरकार ने इस आंदोलन से बाहर रहने को कहा था? ये सवाल बार बार मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा था कि वो आंदोलन में रहेंगे। 2-3 दिन आपके साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था, उनके बहुत बड़े समर्थक, बहुत सारे समर्थक आए थे। लेकिन बाद में जो जानकारी है कि क्या सरकार के दबाव में या संगठन के दबाव में, किसी ऐसे दबाव में वो आंदोलन से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। उन्होंने, उनके ऊपर किसका दबाव था संदीप भाई, वो मुझे उन्होंने बताया नहीं। और सच्चाई ये है कि मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूं, मैं पहले नहीं कर रहा था। जिस तरीके का उन्होंने रवैया अपनाया, लगातार फेसबुक पे नकारात्मकता फैला रहे थे, ट्विटर पे नकारात्मक फैला रहे थे, मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मैंने उनको बार बार फोन किया, उन्होंने फोन उठाना पसंद नहीं किया। और मतलब एक तो होता है कि आदमी न्यूट्रल हो जाए, वो इस आंदोलन में न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्होंने सारा सारा तंत्र अपनाया। वीडियो उन्होंने वायरल करवाए, फेसबुक पे पोस्ट लिखी इस आंदोलन के बारे में, लोगों में गलतफहमी फैलाई कि इसका जो है परमिशन कैंसिल हो चुका है, आप लोग मत जाओ। लोग बार बार अपील किया लोगों से कि आप इसमें शामिल मत हो। किसका दबाव है मुझे नहीं पता है, लेकिन अब वो दबाव हमें इसलिए नहीं पता है कि वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। हम कैसे बताएं कि वो किसका किसका दबाव है, किसका दबाव नहीं। ये तो उन्होंने अपने आपको वो बुलाया था, उन्होंने खुद घोषणा की थी। और मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया, मैं तो मास्क लगाया था कि आप तो संदीप देव हैं, पुष्पेंद्र जी क्यों नहीं आया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पुष्पेंद्र जी से मेरे कोई रिश्ते नहीं है, मेरी बातचीत आज तक एक बार ही हुई है। मैं आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सबको बोला। अब मैं नाम, आपने एक नाम लिया इसलिए उसका जवाब मैंने दे दिया। जो हमारे देश राष्ट्रभक्त जिनको जिनको देखना चाहते थे, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैंने फोन करके 4 बार 5 बार फोन करके नहीं कहा था 8 अगस्त को आपको रहना है। XYZ आपके दिमाग में जितने भी नाम है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। लेकिन 5 दिन के पहले इस तरीके से बैक ट्रैक कर जाना और फिर पूरे आंदोलन को फेल करने की कोशिश करना। संदीप भाई, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। सुबह से लेके शाम तक कैंसर 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 चिल्लाते रहे, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। उससे कैंसर ठीक होगा क्या? जब तक कैंसर की अच्छी दवा नहीं होगी तब तक कैंसर ठीक होगा? सुबह से हम शाम तक केवल इतिहास बताते रहे, बाबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। अरे पहले तो एक बाबर, एक हुमायूं, एक औरंगजेब था। आज की डेट में हर तहसील में बाबर हुमायूं पैदा हो रखा है। तो समस्या बता बता के अपनी दुकान चलाना, समस्या बता बता के अपना यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ा लेना और 2-3 लाख रुपए महीने कमा लेना, ये बड़ा आसान है।
मैंने पिछले 7 साल से प्राइवेट मैटर में मेरे पास टाइम नहीं लेने का। हाई कोर्ट का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में 1 दिन का समय लगता है संदीप भाई, और 4-5 लाख रुपए फीस मिलती है। हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में जो पिटीशन तैयार होती है 8 से 10 घंटे लगते हैं, और 4-5 लाख रुपए फीस मिल जाती है हमारे जैसे लोगों को। बड़े लोग हैं वो तो 20 लाख 25 लाख लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जो मेरी अपनी काबिलियत है या जो मेरी मार्केट की वैल्यू है, मैंने केस नहीं लिया। जबकि पीआईएल फाइल करने में संदीप भाई 10 से 15 दिन लगता है। एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट करने में 10 से 15 दिन लगता है। सारा कोर्ट फी अपने जेब से जाती है, सारा पैसा अपने जेब से खर्च होता है। और आप जानते हैं मैंने आज तक कोई एनजीओ नहीं बनाया कि किसी एनजीओ बना के कहीं मैं फंस न जाऊं। मैंने आज तक कोई एनजीओ बनाया ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है। कई लोग कहते हैं कुछ आप बना लो, लोग चंदा ले लो। मैंने कहा भैया अभी थोड़ा रुक जाओ, भगवान की दया से अभी गाड़ी चल रही है, चलती रही है। जिस दिन गाड़ी रुकेगी तो मैं कह दूंगा हाँ मेरी गाड़ी रुक गई है। तो हमने जितने विषय उठाए हैं, हमने बतौलेबाजी नहीं किया है, हमने भाषणबाजी नहीं किया है। हम उन जिन विषयों पे आज बोल रहे हैं उन विषयों को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा चुका हूं, उन विषयों पे मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। भाषणबाजी नहीं किया मैंने बतौलेबाजी नहीं किया, मैंने नूरा कुश्ती नहीं किया कभी आके टीवी रेडियो और यूट्यूब के ऊपर। मैंने ऐसे भी नहीं कोई अब यूट्यूब का चैनल बना के और 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर बना लिए और उसके बाद उसपे ऐड डाल के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा रहा हूं। ये सब हमने कुछ किया नहीं है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस नहीं इतना मैं जितना जरूर कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जिस नहीं नहीं जिस तरीके से हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है संदीप भाई, मुझे उसकी बहुत तकलीफ है। मैं समझता हूं, क्योंकि वो आंदोलन में आज मुझे दिख रहा था। और जिस तरह से कंफ्यूजन का, क्योंकि व्हाट्सएप पे कंफ्यूजन का पूरा मैसेज चलाया गया था, ये हमने खुद देखा है, हमारे पास स्क्रीनशॉट है उसके। और जिस तरह से 4-5 दिन में मुझे लग रहा था कि एक बड़ा आंदोलन होगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और मैं तो, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम वहां गए, हम तो थे ही वहां पर, काफी लोग थे वहां पर। और ऐसा कोई हमारे साथ नहीं ईगो की बात है कि कोई वो आया वो नहीं आया, सबको आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वहां लोग पूछ रहे थे मुझसे, एज ए जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे, वो क्यों नहीं दिख रहे मंच पर, वो क्यों नहीं है, क्या वो सरकार के कहने पर बैक हो गए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरा नहीं है रिलेशन उनसे, मैं पूछूंगा। और इसलिए मैं चुपके फोन पे पूछूं, इसलिए आपसे मैंने पूछ लिया सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि जनता मुझसे पूछ रही थी। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं आपको उस जमाने से जानता हूं। लोग आज सोच रहे होंगे, हमारी पुरानी मित्रता है, कि आपने अपने घर को ताक पर रख के पीआईएल की लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई लड़ना और बताना, ये प्रॉब्लम लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे इंडिया स्पीक्स, हम जो सिर्फ बता नहीं रहे हैं, हमने आपको विकल्प दिए हैं, ई कॉमर्स, पब्लिकेशन, लेकिन सिर्फ बता बता कर कई लोग जो हैं, और अंत में उसको बैकट्रैक कर जाना, ये आंदोलन के साथ धोखा होता है। यही चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हुआ था, यही हर आंदोलन के साथ होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो बैक ट्रैक कर जाते हैं, तब अंग्रेजों के कहने पे करते थे, आज पता नहीं क्या होता हो। लेकिन ये दुखद था, क्योंकि जनता मुझसे पूछ रही थी और मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए, एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये पूछना चाहिए, और इसलिए मैंने पूछा। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर मुझसे जनता। नहीं। दूसरी बात, अब मैं इस मुद्दे से अलग आता हूं, क्योंकि जिनको आना था वो दिख गए, जिनको नहीं आना था वो कभी नहीं आएंगे। कई लोग कहे मुझे नहीं कहा, कोई यूट्यूबर कहता है मुझे नहीं कहा। आप यूट्यूब से पहले आपकी हैसियत क्या थी, सीधी सी बात है। मैं बहुत टफ बोलने वाले में जाना जाता हूं। कई यूट्यूबर्स कह रहे हैं मुझे नहीं कहा, तो मैं सीधे कहता हूं अश्विनी उपाध्याय इस यूट्यूब के और मीडिया से पहले भी थे, संदीप देव पहले भी था। आप इस यूट्यूब से पहले क्या था कि आपको कहा जाए ये भारत के राष्ट्र के मुद्दे हैं, इसमें स्वयं आना होता है। वो गरीब जो रेवाड़ी की महिला से मैं बात कर रही थी, क्या उसने, अश्विनी उपाध्याय ने फोन किया था उनको? वो जो कहां से, उड़ीसा से एक सरदार जी आए थे, उड़ीसा से, उसका इंटरव्यू हमारे यहाँ, उनको क्या अश्विनी उपाध्याय ने फोन किया था? तमिलनाडु वाले को फोन किया था? ये जो हिंदुओं की ईगो की लड़ाई है, इसी का फायदा लोग उठाते हैं। ये हमारा देश है, लोग कहते हैं हमको नहीं पूछा। यूट्यूब से बाहर भी हैसियत दिखा लो, फिर समझ में आता है। मैं सीधी सी बात करता हूं। मैं आपसे ये बात कहूंगा कि एक हमारी नीतू खन्ना जी हैं, वो पूछ रहे हैं बड़ा वाजिब सा सवाल
कि आपके जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी अगर, तो आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? कि आप भी प्रॉब्लम्स बताकर रह जाएंगे? पीआईएल में आप सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कहां तक जाएगी? या इसको संगठित आंदोलन, एक कोर कमेटी बनाकर इसको पूरे देश में ले जाएंगे? क्योंकि अब आप इस मुकाम पे आ गए हैं कि आपको अब पार्टी और ये सब जो पार्टी से बंधे हैं, इससे बंधे, वो नहीं चल सकता। 40-50 हजार लोग आए थे, ये मामूली बात नहीं होता। ठीक बात है। इसको अभी हम स्ट्रक्चर्ड वे में ले जाएंगे। जो यूनाइट इंडिया मूवमेंट है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड वे, इसका पूरा संगठन अभी हम खड़ा करेंगे। इसका देश भर से लोगों को, जो जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनको इसमें जोड़ेंगे। और अकेले दिल्ली से इसको करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम इसकी स्टेट वाइज यूनिट भी बनाएंगे और फिर पूरे देश में जाएंगे। ये सही बात है। जहां तक इस सरकार की बात है, हमें पूरा भरोसा है कि ये सरकार करेगी। अब मोदी जी भी अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बड़ी मतलब इस सवाल का भी मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूं संदीप भाई। हमें भरोसा है कि मोदी जी करेंगे, ऐसे हमें पूरा भरोसा है। अब नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हमें भरोसा है कि करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें एक मनोबल मुझे बहुत हाई दिखा, हिंदुओं का मनोबल बहुत हाई दिखा। और मैं गवाही दे रहा हूं आपको। मैं इस मूवमेंट में रहा हूं, अन्ना मूवमेंट को कवर नजदीक से किया है। वहां मेरे दोस्त जो संघ से जुड़े हैं, मेरे दोस्त, उन्होंने खाने की सारी व्यवस्था की थी। यहाँ मुझे अपनी मारुति कार में पूरी और आलू की सब्जी लेकर लोग मुझे खिला रहे थे। उसमें से एक ने पहचान भी लिया। मैंने कहा आप यहाँ कहाँ कहीं से जुड़े? नहीं, मैं मधुबनी से आया हूँ, बिहार मधुबनी से। पूरी सब्जी यहाँ, वो यहाँ कहीं होटल में खरीदे होंगे, अपने यहाँ बनवाया होगा। तो एक बहुत बड़ा मनोबल हाई था लोगों का सनातन को लेकर। उनके मुद्दे थे कि वो समानता की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे समानता की बात, वो कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण की बात, वो धर्मांतरण के विरोध में थे, वो धर्मांतरण कानून लाने की बात कर रहे थे, वो मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की बात कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग वो थे जो गौवध का विरोध कर रहे थे कि गौवध बंदी कानून आए। ये स्वतंत्रता से पहले के मांग आज लोग जंतर मंतर पर उठा रहे थे। यानी जनता की इंस्पिरेशन इतनी हाई है। और वो सनातन हिंदू से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि पहली बार मैं सिर्फ भारत अन्ना वाले आंदोलन के एनजीओ की बात नहीं कर रहा, यहां शुद्ध सनातनी 24 कैरेट हिंदू आया था। ये मैं आपको गवाही देकर कह रहा हूं। संदीप भाई, इसका जो मैं खुद भी मतलब खुश भी हूं इस बात से कि सब लोग आए, और दुख मुझे इस बात का है कि जिस तरीके से व्यवस्था हो सकती थी वो नहीं हो पाई। लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। पीछे के लोग हमारी बात नहीं सुन पा रहे थे। माइक को जिस तरीके से वॉल्यूम को कम, केवल एक माइक लगाने दिया गया, उसकी आवाज ही पीछे नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर 12 बजे के आसपास, सोचिए 10 बजे हमारी बातचीत शुरू हुई। हमने सोचा था 4 बजे तक कम से कम इतने लोग आए हैं, 40-50 हजार के आसपास लोग आए हैं, तो कम से कम 4 बजे तक इसमें हम सब लोग आराम से अपनी अपनी बात करेंगे। और 12 बजे माइक काट दिया गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने 11 बजे बोलना शुरू किया और 12 बजे तक मेरी एक कम से कम आधी स्पीच मेरी हो चुकी थी। मुझे एक्चुअली हमने ये तय किया था, इसको 2 पार्ट में बोलेंगे। एक पार्ट जो हमने नारा दिया था, बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, तो हमने ये तय किया था एक पार्ट में 1 घंटे बहुविधान क्या क्या चल रहा है और संविधान कैसे लागू होगा, हम उस पर बात करेंगे। और एक पार्ट में अलग से बात करेंगे कि विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए, और विदेशी कानूनों में क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे ठीक करें। दुर्भाग्यवश एक घंटे का तो मेरा हो पाया, लेकिन पूरी बात ही नहीं हो पाई। अब एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बात करें। मैं अपना फेसबुक देख रहा था, 7 लाख के आसपास जो लाइव हुआ है मेरा 1 घंटे का, 7 लाख लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये तो है कि देश भर के लोग अब समस्या नहीं सुनना चाहते। वो देश भर के लोग समझ गए हैं कि हमको ये औरंगजेब, बाबर और हुमायूं का इतिहास बता बता के हमको केवल उल्लू बनाया जा रहा है। ये तो तय हो गया। देश भर के लोग समाधान चाहते हैं, वो केवल बीमारी की चर्चा नहीं सुनना चाहते।
वो बीमारी का परमानेंट सलूशन जानना चाहते हैं और उसका देखना चाहते हैं। हमने जो ये मुहिम उठाई है संदीप भाई, हम बीमारी की चर्चा नहीं कर रहे। बीमारी की चर्चा करने वाले इतने सारे यूट्यूबर्स हैं ना, इतने सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं और दिन भर बता ही रहे हैं बाबर ने क्या किया था, हुमायूं ने क्या किया था, मंदिर कैसे तोड़ा था, कहाँ क्या तोड़ा था, फला जगह मजार बन गई, फला जगह ये बन गई, बता ही रहे। ये देखिए हमको ये पुलिस, अब सुनिए भाई, इस फोटो में देखिए मैं हूँ, पुलिस हम लोगों को ले जा रही है, 2.5 किलोमीटर बारिश में घुमाते हुए पुलिस हमको ले गई है। ये रहे हम लोग। जी अब हमें तो जी हमें ये मेरा आंदोलन है। कोई अश्विनी जी ने आज मुझे फोन नहीं किया था कि चले आना। ये मेरा आंदोलन है, ये सनातनी का आंदोलन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं बॉस, अब लोग ऐसा, आप जरा समझो, जितने भारत में समस्याएं चल रही हैं उनको ठीक करना आम जनता की ड्यूटी थोड़ी है। रात को अगर गाय भर के जा रही है तो गाय की ट्रक को रोकना गौ भक्तों का काम नहीं हो, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। अगर नशा की तस्करी हो रही है उसको रोकना सरकार का काम है। हमारे संविधान में आर्टिकल 47 है। संदीप भाई, मुझे लगता है कि हमें एक करीब 10-15 एक संविधान के 10 आर्टिकल्स के ऊपर एक हमें स्पेशल सीरीज चलानी चाहिए कि वो 10 आर्टिकल जो लागू ही नहीं किए गए, जो संविधान में है। 125 बार संविधान बदल गया है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया, लेकिन मूल संविधान लागू नहीं किया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक एक समस्याओं का समाधान करके आप कितनी समस्या का कितनी गाय पकड़ते रहोगे आप? गाय पकड़ना हम गौभक्तों का काम थोड़ी है, गाय पकड़ना पुलिस का काम है। हम ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा कानून बनाए कि आप ये पुलिस पकड़े। इसी तरीके बाकी जितनी और चीजें हैं, जिस तरीके से सड़क के ऊपर जगह कब्जा की जा रही है, रेलवे स्टेशन की जगह कब्जा हो रही है, बस स्टैंड की जगह कब्जा हो रही है, और भी दुनिया की चीजें, समस्या, कट्टरवाद बढ़ रहा है। कट्टरवाद का सबसे बढ़िया तरीका है कि 12वीं तक आप समान शिक्षा लागू कर दीजिए। मजहबी उन्माद कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात, ये सबको समान अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे काम करता हूं संदीप भाई, आप प्रोग्राम बनाओ। 10 से 15 दिन लगेगा, 10 से 15 सीरीज करने में। एक दिन में केवल एक आर्टिकल की बात करेंगे। जैसे एक दिन आर्टिकल 14 की बात करेंगे, एक दिन 15 की बात करेंगे, फिर 19 की बात करेंगे, फिर 21 की बात करेंगे। ये आर्टिकल कहते क्या है और होना क्या चाहिए था और हुआ क्या है, ये बात जनता को और जो हमारे राष्ट्रवादी साथी इनको बताना बहुत जरूरी है, जिससे ये अपने अपने सांसदों से सवाल पूछ सके कि भैया, संविधान का आर्टिकल 44 तो ये कहता है, तुम लागू क्यों नहीं कर रहे हो? किस बात के सांसद हो तुम? इसको लागू करने की मांग संसद में क्यों नहीं उठाते हो? तो इसलिए हमने ये तय किया है कि आपके साथ भी मैं बहुत जल्दी, आपको अगर जैसा समय रहेगा आप इसका प्लान करिए। 10 से 15 एपिसोड का एक हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा रखते हैं, जिससे आम जनता को पता तो चले कि उनके साथ धोखा कैसे हो रहा है, उनके साथ किस तरीके का छलावा हो रहा है। भारत में 788 सांसद हैं, 700 लोकसभा राज्यसभा मिला के। इसमें से चलो 288 अनपढ़ हैं, नहीं उनको कुछ आता जाता है, वो टिकट खरीद के आ गए हैं या जाति के आधार पे आ गए हैं। 500 सांसद तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। संसद में साल में 3 सत्र होता है संदीप भाई। 3 सत्र का मतलब, अगर हर एक सांसद एक सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे, एक कानून को बदलने का बीड़ा उठाए, तो साल में 1500 कानून बदले जा सकते हैं, या नए कानून बन सकते हैं, पुराने कानून 1500 बदले जा सकते हैं। इस तरीके से चीजें हो सकती है। ये हम जो 200 कानून बदलने की मांग कर रहे हैं, 222 कानूनों को, ये 3 महीने के अंदर नए हो सकते हैं। हमारे पास 1000 से ज्यादा रिटायर्ड जज हैं, 1000 से रिटायर्ड आईपीएस हैं, इतने 1000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस हैं, 1000 से ज्यादा हमारे पास रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर हैं। हम कमेटी बना दें, 3 महीने के अंदर सारे कानून चेंज हो जाएंगे। आप ये देखो, मैं आपको, क्योंकि आप मंच से थे और पुलिस ने आंदोलन को बिखेर दिया और आप लोगों को जाने को कहा, पर मैं तो जनता के बीच था। ये देखिए लोग कैसे खाना खिला रहे थे। आपने इनको फोन किया था क्या कि मेरे मंच में खाना खिलाओ? ये लोग खाना खिला रहे, मैं भी खाना खा रहा हूँ, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो आप हैं, मैंने नहीं, आपको खा के जाना होगा। आप देखिए लोग खाना खिला रहे हैं। ये वो सनातनी है जो मुजफ्फरपुर और मधुबनी से आए, बिहार से आए, ये वो लोग। संदीप भाई, मैंने कहा ना, जो पाखंड किसी चीज का हो अच्छा नहीं होता है।
पाखंड समाजवाद का हो, पाखंड अम्बेडकरवाद का हो, पाखंड सेक्युलरिज्म का हो, या पाखंड राष्ट्रवाद का होगा। हमें पाखंडी सेक्युलरों से उतना खतरा नहीं है, हमें पाखंडी समाजवादियों से उतना खतरा नहीं है, हमें पाखंडी गांधीवादियों से उतना खतरा नहीं है जितना पाखंडी राष्ट्रवादियों से खतरा है। क्योंकि वो तो वो अपने आप को राष्ट्रवादी क्लेम करके और फिर पाखंड कर रहे हैं, फिर पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो अब मैं इसमें क्या कहूं आपको। नहीं नहीं, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि हम लोग समस्या बताते हैं, समाधान नहीं, और आप समाधान सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हो। लोग मुझे कहेंगे कि तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम क्या करते हो। मैंने कई उपक्रम तैयार करके दिए, पब्लिकेशन, ऐप दिए हैं, मेरी औकात है ऐप देने की, पब्लिकेशन, ऐप, ई कॉमर्स। जब तक सॉल्यूशन नहीं देंगे, हिंदुओं को समस्या बता बता के उनके पूरे जीवन में जहर घोल के, वो अपनी पत्नी और माँ बाप से लड़ रहे हैं, वो उनको अंदर रोष हो रहा है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता, पर वो भी प्रॉब्लम से एड्रेस करती है, चुनाव में नकारात्मकता बनाती है, समस्या का समाधान कहीं नहीं होता। हमें हिंदू समाज को समस्या का समाधान देना होगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों के बड़े टफ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, लोग कह रहे हैं अश्विनी जी भाजपा छोड़कर मैदान में आइए, कोर टीम गठित कीजिए पूरे देश में। मैं आपका नाम भी, क्योंकि आप कहोगे कि किसने कहा, तो मैं आपको बता भी देता हूं। ये जस्ट अभी अभी देखना, काफी लोग जो है पूछ रहे हैं कि तो आप एज ए भाजपा कार्यकर्ता ही इस मूवमेंट को अभी लीड कर रहे थे, या एज ए नेशनलिस्ट लॉयर इसको लीड कर रहे थे। मैं इतना पूछूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा छोड़ने वाली बात, वो आप अपनी मर्जी है, और दूसरा वो पार्टी ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी है, पर अब आज आप लीड कर रहे थे एज ए भाजपा लीडर, या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट, पीआईएल एक्टिविस्ट के रूप में। संदीप भाई, अभी मेरा प्रयास है कि चीजें ठीक हो और हिंदू यूनाइट हो, हिंदू डिवाइड ना हो, क्योंकि डिवाइड होने से इसका नुकसान होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और जो जन आकांक्षा है वो यही सरकार पूरा करे। बाकी शेष प्रभु की इच्छा, बाकी शेष समय। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि सब यूनाइट हो। मोदी जी ईमानदार है, मोदी जी की राष्ट्रभक्ति में कोई हमें वो नहीं, कभी हमने सोचा नहीं। हाँ, उन तक बात पहुंचनी जरूरी है। हम सड़क पे केवल इसलिए आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच नहीं रही है शायद। तो अगर किसानों की बात प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच जाती है सड़क पे बैठने से, शाहीन बाग की बात प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच जाती है, तो फिर हम भी अब पूरे देश में जन आंदोलन करते हैं। और हम तो देश को जोड़ने की बात करें। हमारे आंदोलन का नाम भारत तोड़ो आंदोलन नहीं है, हमारे आंदोलन का नाम भारत जोड़ो आंदोलन है। हम तो कह रहे हैं घटिया कानून बदलो। भाई आप जरा समझिए, कानून क्यों बदलना जरूरी है। कानून बनाने की, संदीप भाई, एक प्रक्रिया होती है। पहले संबंधित विभाग एक ड्राफ्ट बनाता है, उस ड्राफ्ट पे वो डिपार्टमेंट चर्चा करता है, चर्चा करने के बाद उसको कानून मंत्रालय को भेजा जाता है, कानून मंत्रालय अपनी राय देता है, फिर उस ड्राफ्ट को जनता के बीच में रखा जाता है, जनता की राय ली जाती है, फिर एक नया ड्राफ्ट बनता है, फिर उस ड्राफ्ट को कैबिनेट में पेश किया जाता है, कैबिनेट में चर्चा होती है, फिर उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है, वहां पक्ष विपक्ष चर्चा करते हैं, फिर कानून बनता है। मुझे आप बताओ, ये जो अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया का पालन हुआ था? न भारत के लोगों से राय ली गई, न भारत के लोगों से पूछा गया, न उसको जनता के सुझावों के लिए पहले पब्लिक डोमेन में रखा गया। ये तो सारे अंग्रेजी कानून वहां लंदन में बैठते थे, महारानी विक्टोरिया की टीम बनाया करती थी और यहां लागू कर दिया जाता था। मैकाले बनाता था और यहां लागू हो जाता था। इसलिए कह रहा हूं, जब हम लोकतांत्रिक देश में, हम भारत में लोकतंत्र है, तो जो कानून अलोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए हैं, नॉन डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करके बनाए, वो कानून क्यों चलने चाहिए? ये सारे कानून तो, इसलिए मैं इनको कानून, अंग्रेजों के कानून को मैं कानून नहीं कहता, काला कानून कहता हूं। इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया नहीं गया, प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ है, भारत में लागू है और भारत के लोगों को सुझाव नहीं दिया गया है, तो ये कानून क्यों चलना चाहिए? और जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना सकते हैं,
वैज्ञानिक और हमारे दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बना सकते हैं, तो हमारे सांसद दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बना देते? और आपने जो अभी कहा कि 10-15 दिन हम अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे, मैं आपके आंदोलन से निकलकर मैं राम बहादुर राय जी का आशीर्वाद लेने गया था और वो संविधान के अनुच्छेद तो सब हम चर्चा करेंगे। संविधान जो बना उसकी प्रक्रिया में जो बहस हुआ, जो आज की पीढ़ी नहीं जानती, ना उसको जानने दिया गया, उस पे 500 पेज के उनके किताब की पांडुलिपि आंख से देखकर पढ़ के आया हूं। आज जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि जनता का प्रेशर जब तक नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन ठीक है, शाहीन बाग वाले ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं, किसान आंदोलन वाले ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं, तो हम भी अपनी सरकार से मांग ही तो कर रहे हैं, हम भी ज्यादा प्रेशर डालेंगे। मुझे मुझे बड़ी तकलीफ संदीप भाई एक बात और हुई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, मीडिया से। हाँ, वो कहीं नहीं है मैं खबर। मैं तो देख रहा हूं कि 1000 आदमी भी इकट्ठा होते हैं तो पूरा ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे लगता है पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे मुश्किल से 500 किसान बैठे हुए हैं, वहां हरियाणा वाले बॉर्डर पे भी 500,000 बैठे हुए, और उसको कितना लाइव करते हैं, कितना दिखाते हैं। यहाँ 40-50 हजार लोग आ गए, आपने तो खुद देखा है, 40-50 हजार लोग आए, उनको लाइव भी नहीं कर रहे, दिखा भी नहीं रहे। मैंने कहीं मुझे मैंने मुझे ना कोई डिबेट हो रही है, कम से कम इस मुझे विषय पे एक डिबेट होनी चाहिए थी, एक डिबेट तो होनी चाहिए थी ना। मुझे 3 चीजों पे शक हुआ, मैं साफ, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट हूं और हमेशा खोजी जर्नलिस्ट रहा हूं, तो मेरी रिपोर्ट ज्यादातर, पहली बात कि जिस तरह से एकाएक स्थान आपका बदल दिया गया और जंतर मंतर से हटा के पार्क होटल के सामने का जो बस स्टॉप है वो दिया गया, वो एक बड़ा सा दिखाता है। दूसरा है कि माइक की तार नोच दी गई बीच में, दो। तीसरा दिखाता है पुलिस ने, मुझे ही बता रहा हूं, वो किसी और का होता तो मैं समझ में आता, मैं जर्नलिस्ट हूं, कह रहा हूं, पर 2.5 किलोमीटर मुझे चक्कर लगवाया। जिस दिल्ली में पूरी रिपोर्टिंग मैंने किया है, 2.5 किलोमीटर मुझे चक्कर वाले, मेरा फोटो दिखा दो, चक्कर मरवा रही है। तो पुलिस ने पूरा गुमराह किया, बसों के बस चक्कर लगवाए, लोगों को नहीं पहुंचने दिया। 3, चौथी बात कि मीडिया, साफ लग रहा है जैसे मीडिया को कहीं से बैन कर दिया गया है कि मीडिया इस खबर को ना उठाए, साफ बता रहा हूं, मीडिया। पांचवी बात कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं लंबे समय, क्राइम तिहाड़ जब कवर कर रहा था, मैं आईबी के अधिकारियों को पहचानता हूं, उनके क्वेश्चन के अंदाज से, उनके तरीके से। वहां आईबी के अधिकारी मौजूद थे, ये मैं अपनी गारंटी पे कह रहा हूं। छठी बात कि जो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और मैं चाहूंगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी अगर चाहें तो इंडिया स्पीक्स दिल्ली पे आए, अपने पक्ष रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो, आप रखिए। पर जिस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अन्य भी कई लोग जो आने वाले थे, जो इसमें सपोर्ट का आश्वासन दे चुके थे, 5 दिन से अश्विनी उपाध्याय का फोन नहीं उठा रहे थे और मंच पे आए नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट किया। ये 6-7 ऐसे कारण है जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो दिखाता है कि इस आंदोलन को जो समाप्त करने के लिए एक बड़े करीने के साथ एक षड्यंत्र किया गया है, जो जनता शायद नहीं पकड़ पाएगी, पर जो जर्नलिस्ट है वो पकड़ लेगा। और जो आपने उठाया, मीडिया अगर होती तो समझ में आता। संदीप मीडिया भाई मैंने मेन स्ट्रीम संदीप एक भी, भाई झमझम बारिश में 40-50 हजार लोगों के बीच में आईबी का अधिकारी था, पर मीडिया का कोई नहीं था। संदीप भाई मैंने कल भी जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के एडिटर्स हैं सबको फोन किया था, और कल किया था, कल मैंने प्रेस इनविटेशन भेजा था, अपने व्हाट्सएप से भेजा था, बाकी जो टीम के लोगों ने भेजा तो भेजा, मैंने अपने व्हाट्सएप से भेजा था, और मेरा नंबर सारे एडिटर्स के पास है बाकायदा, क्योंकि मैं फोन करता हूं कभी और दूसरों कारणों से वो सीधे उठाते हैं। सबको कल मैंने इनविटेशन भेजा, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, और आज सुबह मैंने उठ के पहला काम, जब मैं घर से निकला जंतर मंतर जाने के लिए, मैंने रास्ते में ही ट्रेवल करते करते सारे एडिटर्स को फोन किया। उसमें से ज्यादातर एडिटर्स ने मेरा फोन नहीं उठाया आज, देख लीजिए, ज्यादातर एडिटर्स ने फोन नहीं उठाया। और जनरली कभी ऐसा होता है कि लोग नहीं उठाते तो कॉल बैक करते हैं, फिर कॉल बैक भी नहीं आया। तो इसलिए मीडिया का क्या रोल है मैं उसमें क्या कहूं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि इतना बड़ा मुद्दा था एक, जिसपे कम से कम डिबेट होती तो लोगों को पता चलता, मैं बताता तो कि 1860 का कानून क्यों बना है, इसमें क्या कमी है, लोगों को तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है, वो कौन सी धारा जिसकी वजह से लोगों का मुकदमा जल्दी नहीं निपट रहा है, वो क्या समस्या है जिसकी वजह से पुलिस
बंगाल में खड़ी होके मूक दर्शक बनी रही, हत्या बलात्कार होता रहा। वो क्या कारण है कि 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग तक नहीं किया? वो क्या चीजें थी? तो मैं ये सब चीजें बताना चाह रहा था, लेकिन अब ठीक है, जो हमारी क्षमता थी मैंने किया। मैं और अश्विनी, जो अन्ना आंदोलन पे मैंने किताबें लिखी, आपको मालूम है किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट किया गया। दैनिक जागरण में था, नई दुनिया में मैं उसके बाद गया, एडिटर्स के साथ बैठा, किस तरह से पूरा मैनेज एक मीडिया का आंदोलन किया गया। आज तक का मतलब बोलना, आप मेरी किताब सब देख सकते हैं। और यहां मीडिया नहीं आई, ये साफ दिखता है कि भारत जोड़ो आंदोलन के साथ बड़े कम लोग होते हैं। भारत तोड़ो आंदोलन के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स तक खड़ा हो जाता है। लेकिन घबराने के बाद निराश मत होइए अश्विनी भाई, बिना किसी ऑर्गेनाइज वे में, और जब आपके साथियों ने समय पे आपको धोखा दे दिया, मंच पे भी नहीं आ रहे हैं, 40-50 हजार मैंने देखे हैं, मैं था वहां, मैं मेरा मेरा देखिए, आप उदास मत हो, निराश मत हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके आह्वान पे 40,000 लोग आपके साथ आ गए। ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत सकारात्मक है। और मैंने बहुत, आपने मुझे पूछा संदीप भाई आप कहाँ थे, मैंने कहा मैं जनता में था। आपने ये पूछा क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं, मैं कोई मुझे लोग, मैं कुछ लेखक भी नहीं हुआ, रिपोर्टर हूं कि लोगों के मनोभाव को पढ़ रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं। मेरे लिए वो स्टोरी थी। मेरी पूरी टीम 5-6 लोगों की टीम गई है। इसके बाद वो वीडियोज डाले जाएंगे, वो फोटोग्राफ्स डाले जाएंगे। मैं सिर्फ वहां से लाइव करके चीजों को, यूट्यूबर्स नहीं हूं मैं, मेरा 15-16 साल का जर्नलिस्ट का कैरियर है, उस हिसाब से मैं काम करता हूं। लेकिन आप निराश मत हो, मैंने खुद देखे हैं, जनता में एक आशा है, बहुत बड़ी आशा, और सनातन धर्म के प्रति एक आशा बहुत। मैं जो जहां वहां लोग बोल रहे थे, स्वयं नारे लगा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे, और कानूनों का नाम ले रहे थे। आपने इतना सिखा दिया, कानूनों का नाम लेना मामूली बात नहीं है, इसको तो सैल्यूट किया जाए। ये अच्छा है कि आप एक कोर कमेटी बनाओ। और एक बात आप चाहे मानो अश्विनी भाई, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, पर एक बात कहूंगा, अन्ना के आंदोलन को भी किसी लोगों ने हाईजैक किया और वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। रामदेव के आंदोलन को भी हाईजैक किया। अब आप छोड़ दो किसके साथ आप जा रहे हो, कौन लोग राष्ट्रवादी हैं क्या है, छोड़ दीजिए उसको। आप एक कोर कमेटी अपनी बनाओ, सबकी विश्वसनीयता हो एक, और इसको पूरे देश में, मैं आपको कह रहा हूं कि गाजियाबाद में और हरियाणा में 2 जगह मैं प्रोग्राम आपके करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं सब जगह इसको लेके जाएंगे, बिहार में करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक कोर कमेटी बनाओ, और केजरीवाल ने जिस तरह अन्ना के साथ किया वो मत होने दो। बड़े छने हुए लोगों को आप सामने लाओ। जी जी इसके जी साथ ही मैं चाहूंगा कि आप आखिरी अपील आप कर सकते हैं, और फिर मैं दर्शकों से कहूंगा कि मैं विदा लेना चाहूंगा। संदीप भाई, मैं वहां मैंने मंच पे भी कहा था लेकिन मेरी बात पहुंच नहीं पाई। मैं अब आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं अब आपके शहर में आऊंगा, क्योंकि मेरा जो आज का अनुभव था वो कहीं से अपनों ने भी छला, मीडिया ने भी छला। अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा, मीडिया ने लाइव नहीं किया। जो बातें 10 करोड़ तक पहुंच सकती थी वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। तो अब इसलिए अगले 6 महीने में अपने घर से उठ के जिले जिले जाऊंगा, और जिन जिलों में भी लोग बुलाएंगे, मैं सबसे आज आपके माध्यम से ही सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अपने जिले में कार्यक्रम आयोजित अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। हजार हजार जितने ज्यादा लोग हो सके अच्छा है, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, जितने ज्यादा लोग आए, क्योंकि जब वहां एक दिन के लिए हम आपके पास आएंगे तो जितने ज्यादा लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा उतना ज्यादा मुझे लगता है कि बात आगे तक पहुंच जाएगी। और हमें अपना सिस्टम तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके भरोसे शायद बैठ के हमारा काम नहीं चलेगा। तो आज से मैं अपने यूट्यूब पे भी, आपके यूट्यूब पे भी, जिस तरीके से जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन सबके साथ हम इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए, आप लोग यहाँ पे आए और आपने तकलीफें झेली, और तकलीफ हम देखते रहे कि वास्तव में तकलीफ हो रही है आप लोगों को, कुर्सी नहीं नहीं वहां कोई पहुंच तकलीफ पा नहीं, रही थी हम अपने धर्म के लिए खड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमने कोई अपने 5 प्यारे बच्चे जो है दीवार में नहीं चुनवाए हैं, और हम कोई गर्म तवा के कड़ाही पे नहीं बैठे। हम बारिश में भीग रहे थे, भीगने का अलग ही मजा है, कोई तकलीफ नहीं थी। हम अपने धर्म के लिए आए थे। ऐसा थोड़े था कि मैं आपके बच्चों की शादी में आया था और तकलीफ हुई और आप माफी मांग रहे हो ना। हम अपने धर्म के लिए आए थे, हम अपने राष्ट्र के लिए आए थे, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अश्विनी भाई का टाइम महत्वपूर्ण है, अभी कई जगह वो चर्चा पे जाएंगे। अश्विनी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों से समराइज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के आंदोलन का मैंने आपको लाइव वहां से दिखाने की जगह मैं एक समराइज रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा था। और मेरे चैनल पे कई वीडियोज भी डाले जाएंगे। मुश्किल से मुझे बैन से मुक्ति मिली है, आंशिक बैन अभी भी हम पे लगाया गया है, जो डिमोनेटाइजेशन और एज रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन अब मैं आ सकता हूँ लाइव, ये स्थिति है। इसलिए मैं बीच में काफी दिनों बाद आपके आया हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस आंदोलन का पार्ट बनिए, अपने अपने शहर में कोर कमेटी। अब जनता, अब हिंदू जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अब किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और बात वो ठीक है कि हमने आपको उस आसमानी किताब में क्या लिखा है, इससे क्या होगा? उस आसमानी किताब में क्या लिखा है, उसका वो संदेश लाने वाला गॉड जो है वो क्या कर रहा है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमें सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे। कई अभी शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी मैं आपको सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपके अंदर, हमारे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाता है कि हम अपने बीवी बच्चे घर पे चिल्लाने लगते हैं। आप सोचिए अपने आप से, आप अगर किसी का सुन रहे हैं और वो कुछ बता रहा है, औरंगजेब ने ये किया, और पत्नी खाना देने आती है, अरे हटाओ यार, अभी आप सोच के देखो आपके जीवन में वो करवाहट पैदा हो रहा है। उस करवाहट को अगर पॉजिटिविटी में, अगर हम लड़ने में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हम अपना समाज में योगदान दे सकते हैं। और पॉजिटिव वे में हम काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। कई प्रकल्प खड़े करने होंगे, तब जाके ये लड़ाई पूरी होगी। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि, और मैं आज पुष्पेन जी को भी मैसेज करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो भी चैनल पे आए, अगर वो हमको समय देते हैं, कि क्या वजह थी वो स्पष्ट बताएं, ताकि दोनों पक्ष सामने आ जाए। और 4-5 दिनों से अश्विनी उपाध्याय का फोन नहीं उठा रहे थे, और सब जगह मैसेज कन्वे कर रहे थे नहीं आने के लिए, क्योंकि मुझे ही फोन कई बार कई लोगों ने कहा कि वो कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता, मैं झूठ क्यों बोलूं। कई लोग, आप लोग कहते हो इनको बुलाओ उनको बुलाओ, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं एकाएक नहीं आया हूं आपके बीच। मैं जर्नलिस्ट हूँ, उसी नाते में काम कर रहा हूँ। आज जर्नलिज्म का एक यूट्यूब हो, पुस्तक हो, वेब हो, ऐप हो, उससे आपको जर्नलिज्म दे रहा हूँ। इससे ज्यादा मेरी भूमिका, और उसके अलावा आगे बढ़कर मैं आपको कई प्रकल्प दे रहा हूँ, तो वो एक हिंदू के नाते जो है, इस ये एक जीवन में इतनी भूमिका मेरी रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, आए और वो इस पे बात करें। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करूंगा कि ये 40-50 हजार की ताकत को टूटने मत दो। तुम बड़े हो चुके, आपने अपनी ताकत दिखा दी है, और याद रखिए आपको झुकाना आ गया है, आपको झुकाना आ गया है, आपको नाक रगड़वाना आ गया है। आईबी के अधिकारी वहां थे, मैं बता रहा हूं, आप ये 15 साल के जर्नलिज्म का, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो आपको सब कुछ आ गया है, आपको बस उसको चैनलाइज करके सही तरीके से आगे बढ़ना है। हर सरकार हमारी बात सुनेगी। मैं हमेशा कहा हूं, किसी नेता किसी सरकार के पीछे जाने से अच्छा है किसी नेता किसी सरकार को अपने पीछे चलाओ। यही हरे टिड्डे करते हैं, वो मेरी सरकार मुझसे छीन लेते हैं, अपने चीजें लागू करवा देते हैं, अपने पक्ष में योजनाएं लागू करवाते हैं, और हम अपनी सरकार खोते हैं। नहीं, यह मेरी सरकार है, हम अपनी चीजें लागू करवाएंगे। इसलिए किसी नेता किसी पार्टी के पीछे जाने से अच्छा है किसी नेता किसी पार्टी और सबको अपने पीछे चलाने की आप ताकत ले लो। आप 80 करोड़ हो, आप क्या सोचते हो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? पॉजिटिव रहो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एक जीवन दिया, जन्म दिया, तो मृत्यु भी होगी। घबराने की क्या आवश्यकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और हम बदलाव लाकर रहेंगे। शंकराचार्य की संतान है, गोरखनाथ की संतान है, कृष्ण राम की संतान है, हार थोड़े ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने आज सुपर चैट किया है, कई लोगों ने मेंबर्स लिए हैं, उन सबका हाथ जोड़कर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नाम नहीं ले पाया, थोड़ी पीड़ा थी, अश्विनी जी के भी उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा आप समझ रहे हो। और मैं आपसे सब इतना ही कहता हूं कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। हम जीतेंगे, हमारी हार हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।